प्री एमिनेंस, ग्लोबल प्री एमिनेंस जो है वो लगातार एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। मिडिल ईस्ट में देखिए, अमेरिका खुद जंग नहीं लड़ रहा है। आज की डेट में अफगानिस्तान से वो बाहर निकल चुका है, इराक से तो पहले ही निकल चुका था। जितनी जंगें थी जहां पर यूएस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, वो उन सब जंगों से बाहर हो गया। लेकिन वो अब इनडायरेक्टली जंगें करवा रहा है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो यूएस का है वो फल फूल रहा है। दिन ब दिन उनकी जो है पैसा लूट रहे हैं, वो इजराइल से भी लूट रहे हैं, वो बाकी कंट्रीज यूक्रेन से भी लूट रहे हैं, यूरोप से भी लूट रहे हैं। अगर आप देखें कि जो एड जा रहा है यूएस की तरफ से यूएस इजराइल को, यूएस की तरफ से एड जो यूक्रेन को जा रहा है, ये सारी मिलिट्री एड जो है वो अल्टीमेटली क्या है? वो सारा एड मिलिट्री एड है कि मतलब कि यूएस के वेपन्स खरीदिए और आप यूएस की इकोनॉमी जो है, जो टैंक हो रही थी, जिनका इतना ज्यादा डेट है, वो उस वॉर इकोनॉमी, वैसे भी यूएस का तो फॉर्मूला ही रहा है पूरी जब से सबसे बड़े सुपर पावर बने हैं तब से उनका फॉर्मूला टेम्पलेट जो है वॉर इकोनॉमी है। लेकिन उनको ये समझ आया कि अफगानिस्तान, इराक, जहां पे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे थे और इतना बड़ा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चाने के बाद उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा था। उनको नया फॉर्मूला जो है, जो न्यू ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये फॉर्मूला है कि बाकी कंट्रीज लड़ाई लड़नी चाहिए और अमेरिका जो है वो बैठ के उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो कमाए और अमेरिका की जो ग्लोबल प्री एमिनेंस है वो बरकरार रहे। लेकिन क्या ये लॉन्ग रन में ये ग्लोबल प्री एमिनेंस इस तरह के फॉर्मूला से रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत डिबेटेबल है। दूसरी बात ये कि जो अभी इशू है कि ईरान और इजराइल, क्या अब इजराइल जो है ईरान को, मतलब जिस तरह गाजा में ऑपरेशन किया उस तरह का कोई ऑपरेशन करेगा, या जो लेबनान के साथ हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हो रही है इजराइल के नॉर्थ में, क्या उस तरह का ऑपरेशन होगा? मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का ऑपरेशन होगा। लेकिन दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो इजराइल के टेबल पे होंगे, वो रेजिम चेंज जरूर होगा और दूसरा कि ईरान को डी न्यूक्लियराइज करे, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करे। लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल अगर आप देखें कि अभी तक जो इजराइल को हासिल हुआ है और यूक्रेन को हासिल हुआ है, इजराइल को क्या हासिल हुआ? इजराइल के जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमास को खत्म करना है, क्या वो जी। हमास को खत्म कर पाए हैं? नहीं। क्या उन्होंने जो अपनी, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी, इंश्योर कर ली है हम्म। कंप्लीटली? मुझे नहीं लगता है कि वो सिक्योरिटी अभी कंप्लीटली वो इंश्योर कर पाए हैं, क्योंकि गाजा में अभी ऑनगोइंग वॉर चल रहा है। और क्या वो वाकई हमास को एक आइडियोलॉजी, जो जिहाद की आइडियोलॉजी है, उसको खत्म कर पाएंगे? अगर आप देखें पूरे अरब वर्ल्ड में जो सेंटिमेंट है, जो हम्म। इस्लामिक जिहाद का सेंटिमेंट है, मुस्लिम विक्टिमहुड का जी। सेंटिमेंट है, वो और ज्यादा सॉलिडिफाई हो रहा है, वो और ज्यादा कैल्सिफाई हो रहा है। सिर्फ अरब वर्ल्ड में नहीं, वो बाकी यूरोप के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, यूएस के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, या बाकी दुनिया में। इनफैक्ट ये जो इस्लामिक खलीफत वाला जो इस्लामिक एक जो सेंटिमेंटालिटी है, वो धीरे धीरे और मोबिलाइज हो रही है, वो और ज्यादा उसमें एस्केलेशन है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये ऑनगोइंग वॉर है, ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। यहाँ जी। उतार चढ़ाव होंगे लेकिन ये स्टेडी जाएगा, क्योंकि इसमें अमेरिका को फायदा है। इसमें नुकसान बहुत लोगों का है, छोटी कंट्रीज, ईरान को बहुत। नहीं, इसी पे अब मैं आ रहा हूं कि इसका इसका बाकी दुनिया के लिए क्या मतलब है और भारत एज अ कंट्री इसके लिए क्या मतलब है। सज्जनार साहब हमारे साथ है। अशोक सर, ये सिचुएशन जो है इस तरीके से, चाहे वो रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे हो या ये फिर इजराइल, ईरान, हमास एंड ऑल दोस थिंग्स, इसका रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो सीधे तौर पे इसमें इन्वॉल्व नहीं है या फिर मतलब जोग्राफिकली भी उस एरिया से दूर हैं, उसमें भारत भी आता है, चीन भी आता है, दूसरे देश भी हैं, बाकी की जो पूरी दुनिया है,
उसका इस करंट सिचुएशन के लिए क्या मतलब है? क्या हम वो जो वर्ल्ड वॉर 2 पे जो सिनेरियो बना था उस तरह की चीज़ें इसको उससे कंपेयर करें? रूप वैसा नहीं है लेकिन क्या कंपेयर हो सकता है, या फिर आप इसको किसी अलग ही तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जो और दुनिया को इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, आपने भारत के साथ चीन का भी नाम लिया। मैं चीन को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि चीन का अपना एजेंडा है इसमें। और जो बड़े देश हैं, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे लैटिन अमेरिका में हो, वगैरह वगैरह, वो छोटे देश हैं। उनका इतना ज़्यादा यहाँ पर इसको इन्फ्लुएंस करने का उनकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। चीन की जो पॉसिबिलिटी है बड़ी ज़्यादा है। आपने देखा है जो करीब 20 साल का उन्होंने ईरान के साथ अभी एक 2 साल पहले उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, $400 बिलियन का किया है। उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो उधर से लेकर ईरान के थ्रू तुर्की वगैरह ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो उसका अपना एजेंडा है, वो अपना प्लेयर है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा बड़ा ईरान से अगर कोई तेल खरीदता है तो वो चीन है। तो इसलिए चीन को मैं इसमें नहीं इंक्लूड करना चाहूँगा। दूसरी बात, मैं पहले और देशों के बारे में, अगर आप मुझे इजाज़त दें विपिन जी, तो मैं पहले और देशों के बारे में बात करूँगा और फिर थोड़ा भारत के बारे में भी, क्योंकि वो भी आपका प्रश्न था, जो भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, सभी जो देश हैं वो बहुत ही त्रस्त हैं, बहुत ही ग्रसित हैं जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है। पहले रूस और यूक्रेन के बीच में जो हुआ, हमको मालूम है उससे पहले ये पेंडेमिक हुआ था, और उसका प्रभाव पेंडेमिक का अभी चल ही रहा था। ऐसा नहीं है जो कुछ दुनिया के देश उससे जूझ पाए थे या उससे निकल पाए थे। और जो छोटे छोटे देश हैं, उनके ऊपर चाहे वो हेल्थ इश्यूज रहे हों, इकोनॉमिक इश्यूज रहे हों, सप्लाई चेन डिसरप्शंस रहा हो, उनको सामान कुछ नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि तो चीन ने उस समय अपना ये सभी जो है सप्लाई चेन, उसको उन्होंने वेपनाइज करना शुरू कर दिया। भारत को भी जब चाहिए थे मास्क चाहिए, पीपीई चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, वो कुछ भी वो देने को तैयार नहीं थे जब तक आप उनका कहना नहीं मानते हैं। जिसमें जो कहाँ से ये शुरुआत हुई, वुहान से, चीन से शुरुआत हुई, उसके बारे में सबको मालूम है। जो ऑस्ट्रेलिया जो वो चाहता था, जो इसमें देखा जाए जो कहाँ से ये शुरू हुआ है, तो उन्होंने उसके ऊपर कितना दबाव डाला, सारा उसका ट्रेड था वो खत्म कर दिया। बट लेट मी नॉट गो इनटू एनी ग्रेट डिटेल। परंतु उसके बाद अगर रूस यूक्रेन के आते हैं, तो वहां पर किसी को दुनिया में नहीं मालूम था, क्योंकि सप्लाई चेन्स ऐसे ही चलती हैं। जो यूक्रेन से कैसे दुनिया भर में अनाज जाता था, वीट जाती थी, फर्टिलाइजर्स जाते थे, और रूस से कैसे पूरी दुनिया में एनर्जी जाती थी, ऑयल, गैस, और ये सब फिर जाना बंद हो गए। और सबसे ज्यादा बुरा असर विपिन जी इसका पड़ा विकासशील देशों पर, डेवलपिंग कंट्रीज पर, क्योंकि उनके पास अगर एनर्जी के दाम बढ़ जाते हैं, इतने एनर्जी की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो सभी कुछ उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम डामाडोल हो जाती है। और फिर ना खाने के लिए था, ना उर्वरक था। हमारे पड़ोस में ही देखिए श्रीलंका का जो हाल हुआ, वो बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है, जो कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था। और उसमें वहां पर खाने के लिए नहीं, दवाई नहीं, एनर्जी नहीं। आपको देखा है, अभी इतना दूर नहीं हुआ कितनी लंबी वहां पर कतार होती थी। और भारत अगर नहीं आता, 4-4.5 बिलियन डॉलर वहां पर नहीं प्रोवाइड करता, और वहां पर उनको दवाइयां नहीं भेजता, खाने की चीजें नहीं भेजता, तेल नहीं भेजता, तो फिर वहां पर एकदम खाने के लाले पड़ गए थे, जान के लाले पड़ गए थे उन सबको वहां पर। तो सभी जो विकासशील देश है उसमें बहुत नुकसान हुआ, विकसित देशों में भी बहुत नुकसान हुआ उनको भी, क्योंकि वो भी इसके बहुत आदी हो गए थे। जो चीप एनर्जी आएगी, चीप ऑयल आएगा रूस से, चीप गैस आएगी रूस से। सर्दियों में अगर उनको गर्मी करनी है, डालनी है, हाउसेस वार्म करने हैं, तो सारी चीप गैस यूरोप से आती थी, वो आनी बंद हो गई। और उसके बाद अब इसका जो गाजा में हमास का और इजराइल का जो युद्ध हुआ, 1 साल होने को आ गया है। उससे और सब तो हुआ कम से कम, क्योंकि लोकलाइज रहा काफी हद तक विपिन जी, तो इसीलिए वहां के जो ऑयल प्राइसेस हैं
वो नहीं इतने ज्यादा राइज किए, परंतु हूतीज ने, क्योंकि उन्होंने शिपिंग को टारगेट किया, और शिपिंग पर चाहे वो स्वेज कनाल हो, चाहे वो रेड सी हो, कोई भी शिप्स वहां से नहीं जा रही हैं, तो आपको इंश्योरेंस के दाम देने पड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपकी हो रही है जो आप वहां से तो ले नहीं जा सकते हैं, और वो फिर आपको केप